फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विवेकानंद अकेडमी बड़ौदा के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, केवीएस का जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, उसमें किस तरह के प्रश्न पूछे गए वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये 24 फेब की फर्स्ट शिफ्ट के पेपर है। बालक के विकास में वृद्धि पद से आप क्या समझते हैं? तो यह अव्युत्क्रमणीय शारीरिक परिवर्तन है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बालक के विकास के सामाजिक क्षेत्र की श्रेणी में आता है? मित्र के साथ साइकिल चलाना, पड़ोसी बालक के साथ खिलौने को साझा करना, ये इसका सही उत्तर है। ये केवीएस की उत्तर कुंजी के हिसाब से बता रहा हूँ दोस्तों ना उत्तर। बालक द्वारा सत्य वचन बोलना निम्नलिखित में से किसकी श्रेणी में आता है? सत्य वचन बोलना दोस्तों किसकी श्रेणी में आता है? नैतिक क्षेत्र की श्रेणी में आता है। निम्नलिखित में से बालक के सामाजिक संवेगात्मक अधिगम के उदाहरण को चिन्हांकित कीजिए। संबंध स्थापित करना। सामान्य किशोर अवस्था निम्नलिखित में से किस वय वर्ग के अंतर्गत मानी जाती है? 13 से 21 वर्ष। अधिकांश किशोर बालक विद्यालयों में किस चीज की अपेक्षा रखते हैं? सहयोग, सामाजिक संवेगात्मक सहयोग। तो इसका उत्तर दोस्तों तीसरा वाला ऑप्शन माना गया है। ठीक है, वर्तमान समय के युवकों में मानसिक रुग्णता का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से क्या है? दुश्चिंता का शिकार। निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक सामाजिक कारण अभिकरण एजेंसी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों परिवार। माता पिता किस प्रकार का अधिगम में गृह विद्यालय स्वाधीनता स्थापित कर सकते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न था दोस्तों ये। ठीक है, अच्छा प्रश्न था। कैसे था देखो मैं आप लोगों को, आप लोग देखें एक बार इसको कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, आप लोग खुद बताएं। इसमें गृह और विद्यालय, तो इसमें दोस्तों दो ऑप्शन है। माता पिता घर पर लोचदार किंतु निरंतर दैनिक अध्ययन की दिनचर्या निर्धारित कर सकते हैं। माता पिता दैनिक आधार पर विद्यालय के कार्यकलाप से संबंधित प्रतिपुष्टि ले सकते हैं। दोनों ही अच्छे ऑप्शन है, लेकिन केवीएस ने इसको ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर माना है। AEP किशोर शिक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य है किशोर से संबंधित मामलों के बारे में बालक बालिका में जागृति उत्पन्न करना। ये इसका सही आंसर होगा। बालक के विकास के आरंभिक चरण में घर पर अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक कारक है? विशेष रूप से माता पिता द्वारा मनोवैज्ञानिक और संयोगात्मक सहयोग। दोस्तों, इसमें अपनी बुद्धि लब्धि के ऊपर डिपेंड करता है कि अपन इसका उत्तर क्या सोचते हैं। बाकी किताबों में इसमें ऐसा कोई सीधी लाइन नहीं है, इस तरह के कोई प्रश्न यहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं। बालक के विकास में वस्तुतः परिपक्वता का तात्पर्य निम्नलिखित में से किससे है? कि बालक की वृद्धि और विकास जो दोनों साथ साथ होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, बालक द्वारा उत्तम और बुरा दोनों में विभेद किया जाना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों ये भी है, इसका उत्तर नैतिक क्षेत्र से माना है। और इसके ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग, सामाजिक क्षेत्र, संज्ञानात्मक क्षेत्र, संवेगात्मक क्षेत्र, ये भी उत्तम और अच्छा और बुरा। सामाजिक क्षेत्र भी पॉसिबल है इसमें, लेकिन नैतिक क्षेत्र इन्होंने सही उत्तर माना है। विद्यालय के बाद बालक के शिक्षण में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका अहम होती है? विद्यालय के बाद दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये। गृह, परिवार, जनसंचार माध्यम, अध्यापक। तो विद्यालय के बाद में इन्होंने केवीएस ने जनसंचार माध्यम उत्तर माना है। निम्नलिखित में से क्या किशोर की मानसिक विशेषता हो सकती है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो संकटकालीन समयावधि माना है केवीएस ने। निम्नलिखित में से क्या किशोर की मानसिक विशेषता हो सकती है? तो ये मानसिक विशेषता अधिगम सामान्यतः किस रूप में समझा जाता है? तो ये आंसर हो जाएगा दोस्तों परिवर्तित सकारात्मक व्यवहार। अधिगम का व्यवहारवादी सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है? व्यवहारवादी सिद्धांत पूछा है दोस्तों, तो इनका जो है उद्दीपन अनुक्रिया। कक्षा अधिगम में निम्नलिखित में से क्या रचनावाद का उदाहरण हो सकता है? सहभागितात्मक सामूहिक कार्य। ठीक है, इसका सही उत्तर है। कक्षा में अध्यापक में अनिवार्यतः निम्नलिखित में से कौन सा गुण होना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों माना है प्रेरित करने की योग्यता। ये इसका करेक्ट आंसर है। बाकी भी सारे ऑप्शन अच्छे हैं, संप्रेषण की योग्यता, लेकिन ज़्यादातर सही हुए ऑप्शन 3 माना है केवीएस ने। बालक में अधिगम के लिए अनिवार्य कारक निम्नलिखित में से क्या है? तो दोस्तों ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसका उत्तर केवीएस ने न्यूनतम बुद्धि लब्धि माना है। निम्नलिखित में से क्या अधिगम में बालक में विश्वासवर्धक का कार्य कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नियमित आकलन
और प्रोत्साहन। कक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उपकरणों का क्या लाभ है? इसके फलस्वरूप अधिगम और ठहराव बढ़ता है। TLM का तात्पर्य है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। पाठ्य योजना का अनिवार्य घटक है अधिगम प्रतिफल। राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति से प्रश्न पूछा था, किस वर्ष तक प्राथमिक विद्यालय में बुनियादी साक्षरता और प्रसंज्ञान संख्या ज्ञान को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? 2025। निम्नलिखित में से किसके फलस्वरूप कक्षा में अधिगम की वृद्धि होगी? कक्षा में सहायक और अनुकूल माहौल। निम्नांकित में से किसका अधिगम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है? विद्यार्थियों के प्रति अध्यापकों की पूर्वाग्रह अभिवृत्ति। नेक्स्ट प्रश्न, कक्षा में अध्यापक को निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि अपनानी चाहिए? अच्छा प्रश्न था दोस्तों। ये ऐसी विधि जो असमान सेवार्थियों के अनुकूल हो, ये प्रश्न इसका सही उत्तर माना गया है। अधिगमकर्ता निम्नलिखित में से किसमें सक्रियता पूर्वक अंतर्ग्रस्त होता है? अधिगम की रचनात्मक शैली। निम्नलिखित में से किसमें अधिगमकर्ता निष्क्रिय रहता है? व्यवहारवाद इसका आंसर माना है, बाकी और भी ऑप्शन अच्छे हैं। समावेशी शिक्षा क्या है? तो एक ही कक्षा के सभी बालक इनकी तो आपको पता होना चाहिए। निःशक्त व्यक्तियों का अधिकार विधेयक के लिए तो 6 से 18 वर्ष है दोस्तों इसमें। दिव्यांगता से संबंधित मुद्दों के निवारण में स्कूल की क्या भूमिका है? बिना किसी प्रकार के भेदभाव के एक समान अवसर प्रदान करना। मानसिक स्वास्थ्य का तात्पर्य किससे है? संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक और भावनात्मक कुशलता से। निम्नलिखित में से किस उपाय से स्कूली बच्चों के मानसिक विकार को दूर किया जा सकता है? संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक, चिकित्सा। मानसिक स्वास्थ्य विकार में हाइड्रोसिफेलिस का तात्पर्य है ये एक कपाली व्यसन जिसके फलस्वरूप मस्तिष्क में द्रव का संग्रहण होता है। बालकों में मानसिक रुग्णता के निवारण हेतु स्कूलों में आज के समय में किस चीज की आवश्यकता है? व्यावसायिक स्वास्थ्य परामर्शदाताओं की नियमित तौर पर नियुक्ति की जाने की आवश्यकता है। समाज में सौहार्दपूर्ण गृह विद्यालय संबंध कैसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए? विद्यालय के कार्यक्रम माता पिता की नियमित भागीदारी होनी चाहिए। तो इसका उत्तर दूसरा ऑप्शन माना गया है। सामुदायिक केंद्र से बालक में निम्नलिखित में से कौन सा गुण विकसित होता है? सामाजिक अधिगम। सामुदायिक अधिगम निम्नलिखित में से किसका कार्य करेगा? पूरक अधिगम का। अब दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन है अनौपचारिक भी यहाँ पर है और ये भी है, लेकिन थोड़ा डीप में पढ़ना होगा इनको। विद्यालय के नेता का क्या अनिवार्य गुण है? टीम निर्माण। निम्नलिखित में से किस प्रकार की नेतृत्व शैली अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी होती है? रूपांतरकारी। दोस्तों इस तरह के जो प्रश्न पूछे जाते हैं ना, इसमें हमारा जो वहाँ परीक्षा हॉल में जो दिमाग है वो पता नहीं इतना एक्टिव नहीं हो पाता है और हम उस प्रश्न का उत्तर गलत ही दे करके आते हैं हमेशा। तो इसमें देखो अब लोग सामुदायिक अधिगम पूछा है, किसका कार्य करेगा? पूरक अधिगम। लेकिन ये दोस्तों अपना दिमाग अनौपचारिक अधिगम पर गया और मैंने तो ये उत्तर अनौपचारिक अधिगम किया था। मेरे 111 नंबर आ रहे हैं इसमें, मैं बताऊंगा मेरे 111 नंबर ही कम क्यों आए, ज़्यादा कैसे ला सकता था मैं। विद्यालय के नेता का क्या कार्य अनिवार्य गुण है? दोस्तों यहाँ पर भी देखो मैंने छोटी गलती कर दी थी। विद्यालय का जो नेता है, टीम निर्माण बहुत अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे, लेकिन मैंने समयनिष्ठ कर दिया था क्योंकि समयनिष्ठ भी होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन टीम निर्माण यहाँ पर ज़्यादा अच्छा ऑप्शन था, इसको माना जाना, इसको करना चाहिए था, लेकिन हमने समयनिष्ठ कर दिया था। निम्नलिखित में किस प्रकार की नेतृत्व शैली अपेक्षित अधिक प्रभावी होती है? रूपांतरकारी नेतृत्व। तो सही बात है। इन दिनों अधिकांश विद्यालय में निम्नलिखित में से किसका अभाव? दोस्तों बहुत ही शानदार प्रश्न था ये। और इसमें देखो आप क्या, उत्तम बालक बालिकाओं का प्रेरणा स्रोत के रूप में विद्यालय के नेता प्राचार्य का प्रभावशाली अध्यापकों का निधि होगा। दोस्तों मैंने आंसर ये कर दिया था प्रभावशाली अध्यापकों का, लेकिन प्रेरणा स्रोत के रूप में विद्यालय के नेता प्राचार्य का, ये इसका सही आंसर होगा। आप अपने विद्यालय के लिए निम्नलिखित में से किस उत्तम भविष्य लक्ष्य कथन के रूप में अंगीकार किए जाने का सुझाव देंगे? तो ये हो जाएगा, बड़ा स्वप्न देखें और लक्ष्य के बजाय अंतर्ग्रस्त प्रक्रम पर ध्यान केंद्रित करें। सोचने लायक पेपर था, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। विद्यालय के कैलेंडर का क्या प्रयोजन है? निर्धारित समय सीमा के भीतर समनुदिष्ट कार्य को पूरा करना। विद्यालय में अभिभावक अध्यापक संघ की क्या भूमिका है? इसके फलस्वरूप विद्यालय में अधिगम के लिए सकारात्मक माहौल बनने में सुविधा होगी। नेक्स्ट, विद्यालयों में प्रातःकालीन असेंबली की क्या सार्थकता है? दोस्तों सुबह प्रार्थना सभा से पूछ लिया, इससे बालकों में मूल्य प्रणाली का संवर्धन होता है। निम्नलिखित में से किन कारकों के फलस्वरूप कक्षा में अधिगम में
वृद्धि हो सकती है सामूहिक विमर्श के माध्यम से। निम्नलिखित में से किस प्रकार का अभिप्रेरण अधिगम के लिए प्रभावी होता है? अंतर्भूत अभिप्रेरण। विद्यालय में प्रतिपुष्टि क्रियाविधि की क्या सार्थकता है? इससे आत्मनिरीक्षण कर भविष्य में सुधार का अवसर प्राप्त होता है। परख का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? दोस्तों अब ये ध्यान रखें कि शिक्षा में राष्ट्रीय मूल्यांकन, परख का मतलब होता है मूल्यांकन, है ना। ये परख का मूल्यांकन होता है। ये थोड़ा सा सर्वेक्षण कर दिया था यहाँ पे। भारत में सर्जेंट आयोग का गठन कब किया गया? दोस्तों सर्जेंट आयोग अभी 1944 नया प्रश्न था देखने के लिए। राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति में तो दोस्तों ये 5+3+3+4। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्रति सप्ताह न्यूनतम घंटे शिक्षण है 45। कक्षा 8 तक निःशुल्क शिक्षा का उपबंध किसमें निर्धारित किया गया है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। शिक्षा के क्षेत्र में आकलन का लक्ष्य है अधिगम स्तरों का मापन और सुधार। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 द्वारा विद्यालय में किस वय वर्ग का सुझाव दिया गया है? 6 से 14 वर्ष। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक शिक्षा में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का लक्ष्य 2025 डबल प्रश्न आ गया दोस्तों, ये दोबारा आ गया ना। ये दोस्तों प्राथमिक शिक्षा में है ना, ये 5वीं तक में क्या अनुपात है? 25:1 होना चाहिए नई शिक्षा नीति के अनुसार। अभी कितना है? 3:1। शिक्षा का प्रयोजन है जीवन में रूपांतरण है। तो दोस्तों ये इस तरह से प्रश्न था। उसके बाद हिंदी वगैरह थी। तो दोस्तों अब यहाँ पर जो मैंने गलतियाँ की है वो मैं बता देता हूँ एक बार। मैंने इंग्लिश के अंदर, ठीक है, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन थे दोस्तों, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन थे यहाँ पे और 10 क्वेश्चन उधर थे। तो 20 और 10 30। तो मेरे 30 में से कितने हैं दोस्तों? आप लोग सोच नहीं सकोगे मेरे इतने कम नंबर आए हैं। मेरे 20 में से 9 प्रश्न सही हुए हैं 30 में से, और इधर 20 में से 4 ही हुए हैं। मैं इसी वजह से जो है केवल 111 पर रुक गया। अगर 20 भी सही होते, 20 भी, तो भी दोस्तों 120 प्लस में कर जाता। तो थोड़ी कुछ गलतियाँ की थी यहाँ पे। इन गलतियों को आप लोग ना करें, क्योंकि ये गलतियाँ ही आपको कंपटीशन से बाहर कर देती हैं। एक एक गलती, दो गलती ही आपको कंपटीशन से बाहर कर देती है। तो यही कहना चाहूँगा दोस्तों, छोटी छोटी गलतियों को सुधार करो और आप लोग अच्छा स्कोर कर सकते हो। जो आपका सब्जेक्ट वीक है उस पर आप लोग तैयारी शुरू कर दो। देखो आप लोग देख सकते हैं इंग्लिश का सारे क्वेश्चंस गलत हुए हैं, क्योंकि इंग्लिश दोस्तों शुरू से नहीं रही है, नया सब्जेक्ट है। तो ये दोस्तों मैंने बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों को बताए हैं जो आपके आगे आने वाली भर्ती परीक्षाओं में काम आ सकते हैं। आप लोग पूरा वीडियो देखें और सभी जगह शेयर जरूर करें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हमारा प्रयास पसंद आ रहा होगा। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों, क्योंकि आपका जो एक सब्सक्राइबर है वही हमें मोटिवेट करेगा। हमारा परिवार 13K का हो चुका है। आगे ये आप लोगों के सहयोग से ही आगे बढ़ सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।